हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ईजियर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भक्ति काल दो काव्य धाराओं में विभक्त है, निर्गुण काव्य धारा तथा सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में विभक्त है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञान आश्रय शाखा में संत काव्य आता है और प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने संत काव्य से संबंधित प्रश्न पढ़े थे और आज सूफी काव्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपने प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम जो सूफी कवि हैं वो मुल्ला दाऊद जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य कौन सा है? जो सबसे पहले हमें ज्ञात हुआ है, जो हमें ज्ञात है, पता है, वो सूफी प्रेम काव्य कौन सा है? तो दोस्तों, ये चंदायन है। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों, जो सूफी कवि हैं उनका सबसे प्रिय अलंकार जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है समासोक्ति। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न चौथा है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम प्रेम ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, पहला था चंदायन और अंतिम है वो इंद्रावती है। अगला प्रश्न है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता कौन सा कवि है? तो दोस्तों, ये मुल्ला दाऊद जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्भ सुनने को मिला था? वो है नूर मोहम्मद जी। जब नूर मोहम्मद जी ने हिंदी भाषा में रचना की थी तो जितने भी मुसलमान कवि थे उन्होंने उनका उपलम्भ करना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो दोस्तों, सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है वो है जायसी, जिन्होंने अपनी सारी रचनाएं हैं वो सिर्फ अवधी भाषा में ही की हैं। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, जो सूफी प्रेम आख्यानक रचनाएं हैं उनकी भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वह है? तो दोस्तों, उनको जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए उनका नाम जायसी पड़ गया। 10वां प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो दोस्तों, जायसी हैं जो वो प्रेम आख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो दोस्तों, उनका प्रबंध काव्य है वो है पद्मावत। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा है? तो दोस्तों, जो पद्मावत है वो प्रबंध काव्य में ही लिखा गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है पद्मावत की विधा क्या है तो प्रबंध काव्य बताएंगे आप। और अगर पूछा जाए कि प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन सा है मोहम्मद जायसी का, तो वो आप पद्मावत ही बताएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों, पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनकी सारी रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में ही हैं, तो पद्मावत उन्होंने लिखी है वो भी अवधी भाषा में ही होगी। अगला प्रश्न है, पद्मावत है तो पद्मावत क्या है? तो दोस्तों, पद्मावत है जो वो एक त्रासदी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में जो रत्नसेन है वो दोस्तों मन का प्रतीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है? तो वो परम सत्ता की प्रतीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो दोस्तों, जायसी की ही रचना है आखिरी कलाम, और आखिरी कलाम में उन्होंने कयामत का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए। 18वां प्रश्न है, चंदायन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, ये है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है,
कहरनामा किसकी रचना है? तो दोस्तों कहरनामा जायसी की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली दोस्तों उस्मान की रचना है। आगे प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों मधुमालती है जो वो मंझन की है, तो कवि मंझन ने इसकी रचना की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, जायसी कृत पद्मावत है, तो जायसी कृत जो पद्मावत है वो क्या है? तो वो दोस्तों एक रूपक काव्य है, प्रबंध काव्य भी है और एक रूपक काव्य भी है। दोस्तों अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अनुराग बांसुरी के जो रचयिता है वो नूर मोहम्मद हैं। आगे देखिए, रस रतन के रचयिता हैं, तो रस रतन के रचयिता पुहकर जी हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबन की रचना कौन सी है? तो दोस्तों कुतुबन जो रचयिता हैं उनकी रचना है मृगावती। 27वां प्रश्न है दोस्तों, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? तो कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो उनकी अक्षय कृति के आधार पर आखिरी कलाम रची गई है, ये जायसी की है। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है, ये कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों ये कथन है जो वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूफी मत के अनुसार 4 सोपान कौन से हैं? तो दोस्तों जो सूफी मत है उसके अनुसार 4 सोपान हुआ करते हैं और वो 4 सोपान हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। दोस्तों ये आप लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी मत में वर्णित साधक की जो 4 अवस्थाएं हैं उसकी भारतीय भक्ति मार्ग के साथ ही क्रम में संगति होगी। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने देखा है जो सूफी मत के अनुसार जो सोपान है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इसी को जब हम हिंदी भारतीय जो भक्ति है उसके अनुसार जब हम क्रम से लगाएंगे तो ये क्रम से हो जाएगा आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। सबसे पहले आचरण आएगी, फिर उसके बाद उपासना, फिर सत्य का बोध होगा और उसके बाद में सिद्धावस्था हो जाएगी, मतलब हम सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो दोस्तों जो प्रेम आख्यान काव्य है उस परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कुतुबन जी को। और वहीं पे देखा जाए अगर दोस्तों तो गणपति जी ने और डॉक्टर नगेंद्र जी ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो असाहित को माना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है राम कुमार वर्मा ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? तो दोस्तों जितने भी आलोचक थे उनके द्वारा अलग अलग कवियों को प्रथम प्रेम आख्यान काव्य का कवि माना गया है। तो दोस्तों राम कुमार वर्मा जी ने माना है मुल्ला दाऊद को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को माना है। ठीक है दोस्तों, ये तो थे अलग अलग जो हमारे आलोचक हैं उनके द्वारा माने गए कवि थे जो प्रेम आख्यान काव्य के परंपरा के जो प्रथम कवि माने गए हैं। आगे देखते हैं जो सूफी काव्य है उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो जो सूफी काव्य लिखा जाता था दोस्तों उसका उद्देश्य था प्रेम का निरूपण करना। ठीक है दोस्तों, प्रेम निरूपण ही उसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखिए दोस्तों, कन्हावत किसकी रचना है? तो दोस्तों जो कन्हावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। दोस्तों इसमें जायसी की जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं आपको इस वीडियो में सारी रचनाएं मिल जाएंगी। आगे देखिए दोस्तों, हुजवेरी के अनुसार जो फना शब्द है उसका अर्थ क्या है? दोस्तों जो कहते हैं ना फना हो जाएंगे हम, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है ये हम जान लेते हैं। जैसे किसी भी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान होना, किसी भी वस्तु की जो अपूर्णता है उसका ज्ञान हो जाना और उसे पाने की इच्छा से विरत हो जाना। जब हम विरत हो जाते हैं उसी को हम फना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं।
प्रेम आख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो दोस्तों जो ये सूफी कवि थे इनका मुख्य दर्शन क्या था, तो वो था तसव्वुफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो दोस्तों उसका नाम है खंड। मतलब कि जो पद्मावत लिखी गई है उसमें जितने भी अनुच्छेद लिखे गए हैं उसको खंड कहा गया है। दोस्तों जैसे रामायण में कांड हैं तो उसमें 7 कांड हैं, उसी तरह से इसमें जो लिखे गए हैं अलग अलग अनुच्छेद उसको खंड कहा गया है। आगे देख लेते दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में जो आराध्य है उसको प्रायः किस रूप में देखा जाता है। तो जो आराध्य होते हैं, जैसे हम जिसकी भी आराधना कर रहे हैं, उसको किस रूप में देखा गया है सूफी काव्य में, तो दोस्तों उसको प्रेमिका के रूप में देखा गया। जो हमारी आराध्य है सूफी काव्य में वो प्रेमिका है। आगे देखते हैं दोस्तों, किस कवि की रचना में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो उनकी रचना में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। सबसे लास्ट हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वो है अनहलक, इसका मतलब होता है मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसकी घोषणा किसने की है। तो दोस्तों इसकी घोषणा मंसूर जी ने की है। तो दोस्तों ये थे हमारे 43 प्रश्न जो हमारे सूफी काव्य से संबंधित थे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसी तरह क्रम से चलेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले काव्य पर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।